डियर स्टूडेंट, एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम गणितीय सेक्शन की ओर चलेंगे। गणितीय सेक्शन में हमको महत्वपूर्ण जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों को पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो लेखांकन समीकरण से आशय किसी व्यापारिक संस्था या गैर व्यापारिक संस्था में उनके जितने भी कुल संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का योग उसके दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होता है। ये कहलाता है लेखांकन समीकरण। ठीक है, मतलब किसी व्यापारिक संस्था या गैर व्यापारिक संस्था में उनके कुल संपत्तियों का योग उनके कुल दायित्व के योग के दायित्व और पूंजी के योग के बराबर होता है। इसलिए यहां पर हमने एक सूत्र लिखा है, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। अब संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी का मतलब हमको समझना है कि किसी भी संस्था में, किसी भी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्था में जितनी संपत्तियां हैं वो उसके दायित्व और पूंजी दोनों को मिला दिया जाए तो उतनी संपत्तियां होगी। मतलब दायित्व और पूंजी को मिलाने पर जो है संपत्तियां उतनी ही होगी। तो यहां पर है संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। क्लियर हो गया? देखिए, पुस्तक के माध्यम से समझते हैं। यहां पर लिखा है लेखांकन समीकरण का अर्थ। यहाँ पे लिखा है लेखांकन समीकरण से तात्पर्य किसी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्था की कुल संपत्तियों का योग उनके दायित्व के योग के बराबर होने से है। अर्थात उनके पास जितनी संपत्तियां होती है उतने ही उनके दायित्व भी होते हैं। इस बात को जब हम निम्नानुसार प्रकट करते हैं तो एक समीकरण की उत्पत्ति हो जाती है। ये देखिए, यहाँ पर समीकरण है, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, इसी को यहाँ पर बताया है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमको समझना है कि संपत्तियां क्या क्या होती है, दायित्व क्या क्या होते हैं और पूंजी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संपत्तियां क्या क्या है। तो संपत्तियों में देखिए यहाँ पर लिखा है हाथ में रोकड़। हाथ में रोकड़ का मतलब होता है कैश इन हैंड। हमारे पास हाथ में रोकड़ कितना है, ये हमारे संपत्तियां हैं। ठीक है, यहाँ पर है देनदार। देनदार को मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो व्यक्ति हमको पैसा ला करके देता है वो क्या कहलाता है? देनदार कहलाता है। यहां पर देखिए प्राप्य पत्र। देनदार को हम उधारकर्ता के रूप में भी जान सकते हैं। उधारकर्ता मतलब हम किसी को उधार में, अगर हम व्यापारी हैं, किसी को उधार में अगर हम दिए हैं कोई माल, तो वो क्या करेगा, एक निश्चित समय के पश्चात हमको वो उधार दिए गए राशि की जो पैसा है उसको वापस करेगा, अगर उधार में दिए हैं तो। ठीक है, तो हमारा क्या है? देनदार है, देनदार। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं प्राप्य पत्र। प्राप्य पत्र और देय पत्र, इसको आगे के वीडियो में जैसे विनिमय पत्र हम स्टार्ट करेंगे उसके बारे में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। अभी ये बस समझिए कि क्या होता है। कई बार व्यापारी से कोई ग्राहक, कस्टमर जो है उधारी में माल खरीद करके ले जाता है, लेकिन उधारी में माल खरीद कर ले जाने से क्या होता है, व्यापारी के पास एक प्रकार का जोखिम होता है। और जोखिम को कैसे हल करता है? तो जोखिम को हल करने के लिए वो क्या करता है, उससे एक व्यापारी एक विपत्र लिखता है और उसमें जो है उस क्रेता का सिग्नेचर करवा लेता है, स्वीकृति मिल जाती है। उस स्वीकृति होने के पश्चात उसको व्यापारी अपने पास रख लेता है, वही क्या कहलाता है? प्राप्य पत्र। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसकी जोखिम जो है प्राप्य पत्र से कम हो जाती है। अगर कल के डेट में अगर वो ग्राहक उसका भुगतान करने से मना करता है तो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ओके, चलिए आगे चलते। स्कंद। स्कंद क्या है? स्कंद को समझते हैं। हमारे पास स्कंद दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद। प्रारंभिक रहत्या क्या होता है? तो प्रारंभिक रहत्या जो है वर्ष के प्रारंभ में जो माल बिकने से, जैसे अंतिम स्कंद को आप पहले समझिए, वर्ष के मतलब कोई भी वित्तीय वर्ष है उसके अंत में अगर कोई माल जो है विक्रय करने से क्या हो जाता है, बच जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतिम स्कंद कहते हैं। देखिए, स्कंद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतिम स्कंद। अंतिम स्कंद, ये अंतिम स्कंद क्या है? तो किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अगर कोई माल जो है विक्रय होने से क्या हो जाता है? बच जाता है। तो वर्ष के अंत में जो माल विक्रय से बच जाता है वो उसे क्या कहते हैं? हम अंतिम स्कंद कहते हैं। और वही अंतिम स्कंद जो है आने वाले अगले साल के लिए, अगले साल के प्रारंभ में, मतलब आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसके प्रारंभ में वही क्या कहलाता है? प्रारंभिक स्कंद कहलाता है। प्रारंभिक स्कंद
कहलाता है। ठीक है, इसको समझना है आपको। अंतिम स्कंद को हम जो है क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं इंग्लिश में, और प्रारंभिक स्कंद को ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर है मशीन। ये हो गया विपत्र, हो गया देनदार, हो गया रोकड़, हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं मशीन। तो मशीन को जैसे आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय के लिए अगर मशीन की आवश्यकता है तो मशीन जो है व्यवसाय की क्या है, संपत्ति है। किस प्रकार की संपत्ति है, तो व्यवसाय की यह एक स्थायी संपत्ति है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज छूट गया है यहाँ पे, ये देखिए फर्नीचर। फर्नीचर क्या है, तो फर्नीचर क्या है, आपके जो व्यवसाय है उसमें आप जितने भी प्रकार के उपयोगी सहायक चीजें रखते हैं, जैसे आपका अलमारी हो गया, आपका जो सामने का शोकेस रहता है आप जो बनवाते हैं, सामने में काउंटर, वो सारा जो है आपके फर्नीचर के अंतर्गत आता है। तो ये सारे फर्नीचर भी क्या है, हमारे व्यवसाय की संपत्तियां है। फिर उसके बाद विनियोग। विनियोग मतलब हमने कहाँ पर कितना इन्वेस्ट किया, वो सारा हमारा क्या है, संपत्ति है। फिर भवन। भवन मतलब आप समझ गए, भवन जिस भवन में या मतलब जितने जो भवन में हम व्यवसाय कर रहे हैं वो हमारा क्या है, संपत्ति है। ख्याति मतलब व्यवसाय की प्रसिद्धि क्या कहलाती है, ख्याति कहलाती है। ख्याति के बारे में और आगे डिटेल से जानेंगे। तो व्यवसाय की प्रसिद्धि ख्याति कहलाती है। यहाँ पर है उपार्जित आय और पूर्वदत्त व्यय। उपार्जित आय को आपको समझना है और पूर्वदत्त व्यय को। उपार्जित का मतलब होता है हमने कोई भी राशि जो हमने उसकी सेवाएं या उसकी सेवाएं दे चुकी है, लेकिन उसकी राशि हमको प्राप्त नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब है कि हमने तो किसी का काम कर दिया। मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो बोला कि मेरे यहाँ एक जो है बोरवेल कर देना। बोरवेल का मतलब समझते हो, बोरिंग कर देना। अब हम जा करके व्यवसाय कर रहे हैं, हम बोरिंग करवा करके आ गए, लेकिन वो क्या है, हमको उसी समय पैसा ना दिया। तो उसको हम जब व्यवसाय में दिखाते हैं तो उसे उपार्जित आय के रूप में दिखाते हैं। मतलब हमने काम कर चुका है हमने किसी का, लेकिन उसका जो है हमको प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या कहलाएगा, उपार्जित आय कहलाएगा। उपार्जित वेतन, उपार्जित कमीशन, ये सब के लिए ये प्रयोग होता है। वेतन, कमीशन, लाभ के लिए, सब के लिए ये उपार्जित शब्द प्रयोग होता है। उसके बाद पूर्वदत्त व्यय। ऐसे व्यय होते हैं जो हम पहले से एडवांस में पेमेंट कर दिए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्वदत्त व्यय कहते हैं। एडवांस का मतलब हमने अगर मान लिया जाए हम किसी भवन में किराया दे रहे हैं, किसी भवन में हम व्यवसाय कर रहे हैं और उस भवन का जो किराया है आने वाले 1 साल तक के लिए हमने भुगतान कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, पूर्वदत्त कहलाएगा। ठीक है, तो पूर्वदत्त व्यय का मतलब आप समझ गए कि पहले से दिया गया व्यय क्या कहलाता है, पूर्वदत्त व्यय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लेनदार। यहां पर चलते हैं दायित्व में। दायित्व हमारे क्या क्या है, हमने संपत्ति के बारे में पढ़ लिया, संपत्ति क्या क्या है। यहाँ पर हाथ में रोकड़, देनदार, प्राप्ति पत्र, स्कंद, फर्नीचर, मशीन, विनियोग, भवन, ख्याति, उपार्जित आय, पूर्वदत्त व्यय। आपको इन पॉइंटों को याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी होगा। याद कर रहेंगे तो सारी चीज दिमाग में रहेगी, किसको संपत्ति बोलेंगे, किसको दायित्व बोलेंगे। तो हम यहाँ पर चलते हैं दायित्व में। तो दायित्व क्या क्या है उनको हम पढ़ेंगे अभी। तो दायित्व में देखिए लेनदार। लेनदार मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेडिटर। देनदार को तो डेबिटर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। लेनदार क्या होता है, तो लेनदार मतलब होता है जो हमसे पैसा लेगा। मतलब माना कि मैं एक व्यापारी हूं और मेरा एक कोई बड़ा व्यापारी है, तो मैंने उससे उससे जो है मैंने उधार माल खरीदा है। तो उधार माल खरीदने पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा जब हम देते हैं तो हम क्या कहलाए, देनदार कहलाए। किसके, उसके, उस बड़े व्यापारी के लिए। और वो हमारा क्या कहलाएगा, तो हम उनको बोलेंगे हमारा लेनदार। ठीक है, तो हमारे लिए वो क्या है, लेनदार है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो लेनदार का मतलब है क्रेडिटर्स इंग्लिश में। लेनदार मतलब हमसे जो पैसा लेने वाला है वो क्या कहलाएगा, लेनदार कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देय पत्र। देय पत्र मतलब होता है बिल पेबल। देय पत्र, बिल पेबल। यहां पर मैंने प्राप्य पत्र के बारे में बताया था। तो जो स्वीकृति प्रदान करता है वो क्या बोलता है, इसको देय विपत्र। अपने जब हिसाब किताब की बहियों में लिखता है तो उसे देय विपत्र के रूप में लिखता है। जब हम विनिमय विपत्र पढ़ेंगे
तो इसका जो पंजी प्रविष्टि है उसके डिटेल में हम जा करके पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरी ये सारी जो बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष को पिछले वीडियो में मैंने बताया हूं कि अगर बैंक जो है आपके खाते में जितने पैसा है उससे अधिक पैसा जो है आहरण करने की सुविधा प्रदान करता है। आहरण करना मतलब पैसा जो है बैंक से निकालना। तो क्या होता है, कभी कभी बैंक जो है कुछ ग्राहकों को मतलब कुछ कस्टमर को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो उसके अगर खाते में पैसे भी नहीं है तो भी वो एक निश्चित अमाउंट जो है बैंक के खाते से निकाल सकता है। ये सुविधा केवल उन्हीं कस्टमर के लिए बैंक देती है जिनका लेन देन जो है बैंक में बहुत अच्छा होता है, उनके लिए ये सुविधा होती है। फिर है बैंक ऋण। बैंक ऋण का मतलब है बैंक लोन। बैंक से जो लोन निकालते हैं वह क्या कहलाता है, बैंक ऋण। फिर है अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय, अनअर्न्ड इनकम, ऐसा इनकम जो अर्न नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने उसका जो है पैसा हमको पहले से प्राप्त हो गया है लेकिन हमने उसका काम नहीं किया है, ऐसा क्या कहा जाएगा, अनुपार्जित आय। अच्छा, इसके पहले देखिए यहाँ पर है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय मतलब होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अदत्त व्यय मतलब ऐसा व्यय जिसको हमने भुगतान नहीं किया है, हमारा खर्चा तो हो गया है लेकिन हमने उसका भुगतान नहीं किया, तो उसको भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए यह क्या है, अदत्त है, मतलब दिया नहीं गया है, इसलिए यह अदत्त व्यय। ठीक है, उसके बाद अनुपार्जित को समझ गए कि हमने इसका जो है हमने पैसा एडवांस में प्राप्त कर लिया किसी से, लेकिन उसके बदले में हमने वह सेवा जो है प्रदान नहीं की है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनुपार्जित आय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड। क्षतिपूर्ति कोष, तो ये जो है कर्मचारी के क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया एक प्रकार का क्या है, कोष है। और उसके बाद है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी के पीएफ के लिए, कर्मचारी के को पीएफ देने के लिए बनाया गया जो फंड है इसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। ठीक है, चलिए पुस्तक का कुछ चीजें अभी पढ़ करके मैं आपको बताता हूं। तो प्रत्येक व्यवसाय के आर्थिक स्थिति ज्ञान प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में एक विवरण तैयार करता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्थिति विवरण कहते हैं। इसी स्थिति विवरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बैलेंस शीट, हिंदी में इसको चिट्ठा कहा जाता है। स्थिति विवरण के दो पक्ष होते हैं, पहला जो होता है वह दायित्व पक्ष होता है और दूसरा जो होता है वह संपत्ति पक्ष होता है। ठीक है, तो लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया कि प्रत्येक लेन देन में कितने पक्ष प्रभावित होंगे, दो पक्ष प्रभावित होंगे तथा दोनों पक्षों की राशि एक समान होती है। अतः बनाए गए स्थिति विवरण के दोनों पक्षों की योग राशि भी समान होती है। मतलब जो हम स्थिति विवरण जो बनाते हैं उसका भी दोनों पक्ष, संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष भी क्या होगा, दोनों जो है उसकी राशि जो है समान होगी। फिर है लेखांकन समीकरण को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए स्थिति विवरण की जानकारी आवश्यक है। स्थिति विवरण का एक काल्पनिक जो है उदाहरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तक में, तो मैं आपको जो है समीकरण कैसे बनाते हैं, लेखांकन समीकरण उदाहरण 1 से मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पर समीकरण के बारे में। अब आगे जो है अंक गणित में हम पढ़ेंगे, अकाउंटिंग में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लेखांकन समीकरण। तो लेखांकन समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष संपत्ति होता है, एक पक्ष दायित्व प्लस पूंजी होता है। तो हमको देखना यहाँ पर संपत्ति पक्ष में लिखी जाने वाली मदें, तो कौन कौन सी मद को जो है हम संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। तो पहला जो होता है वो है रोकड़। रोकड़ मतलब आप समझते हैं पैसे, तो रोकड़ को हम संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। माल को लिखते हैं, फर्नीचर को लिखते हैं, मशीनरी, देनदार, भवन, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, इतने को हम संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। संपत्ति पक्ष में लिखे जाने वाले मदें तो रोकड़, माल, फर्नीचर, मशीनरी, देनदार, भवन, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, ये सारे जो है संपत्ति पक्ष की मदें हैं। अब हम चलते हैं किसमें, दायित्व पक्ष में लिखी जाने वाली मदें। तो दायित्व पक्ष में जो मदें लिखी जाती है तो उसको देख लीजिए, ये बहुत कम है।
देखिए, लेनदार पूंजी अदत्त व्यय अनुपार्जित आय, लेनदार पूंजी अदत्त व्यय अनुपार्जित आय। तो इन मदों को जो है आपको याद कर लेना है। बहुत सिंपल है, याद करना आसान है। पहला जैसे देखिए, रोकड़, माल, फर्नीचर, मशीन, देनदार, भवन, जितने भी संपत्तियां हैं आप जानते हैं, रोकड़ संपत्ति है, माल संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति है, देनदार संपत्ति है, भवन संपत्ति है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद पूर्व दत्त व्यय और उपार्जित आय, इतने को आपको दो ठो को याद करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए लेनदार है, लेनदार और पूंजी अदत्त व्यय और अनुपार्जित आय। यहाँ पर दो चीजों को लिखना है, यहाँ पे अदत्त व्यय और अनुपार्जित आय। यहाँ पर देखिए ये दायित्व पक्ष में क्यों जा रहा है, क्योंकि अदत्त है, अदत्त है मतलब देना है, इसलिए दायित्व पक्ष में गया अदत्त व्यय। अनुपार्जित आय यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो अनुपार्जित मतलब हमने जो है उसका जो है काम करके दिया नहीं है, लेकिन वो पहले से एडवांस में हमको पैसा दे दिया है, इसलिए क्या क्या हो जाएगा, वो अनुपार्जित में आएगा। तो वो भी एक प्रकार का दायित्व है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको लौटाना पड़ेगा ना, तो क्या है, वो दायित्व है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद करना है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं लेखांकन समीकरण में पहला जो लेन देन है वो बोल रहा है कि प्रशांत ने 50,000 रुपये नगद लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया है, व्यवसाय आरंभ किया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रभाव होगा उसको देखना है। पहला तो प्रभाव होगा कि हमारे पास व्यवसाय में क्या आ रहा है, व्यवसाय में हमारे पास क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, रोकड़ आ रहा है, और जिससे आ रहा है, ठीक है, उसको जो है वो हमारे लिए क्या है, दायित्व है, आगे चल करके उसको लौटाना पड़ेगा, जो भी व्यवसाय में पूंजी लगाया है। तो व्यवसाय में जो प्रशांत ने पूंजी लगाया है तो व्यवसाय के लिए वो एक प्रकार का दायित्व होगा, दायित्व है, इसलिए उसको दायित्व पक्ष में पूंजी में लिखेंगे। और यहाँ पर जो है देखिए हमने समीकरण में पढ़ा था, संपत्ति बराबर क्या होता है, दायित्व प्लस पूंजी। ठीक है, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो यहाँ पर हमको संपत्ति के रूप में क्या प्राप्त हुआ, तो रोकड़ प्राप्त हुआ, कितना का प्राप्त हुआ, तो 50,000 रुपये का प्राप्त हुआ। ठीक है, और हम इसको बराबर कर देते हैं दायित्व प्लस पूंजी। तो दायित्व अभी कुछ नहीं है, दायित्व में नहीं है, अभी हम यहाँ पर जो है नगद लगाकर, मतलब प्रशांत ने 50,000 रुपये नगद लगाकर, मतलब ये क्या है, उसकी पूंजी है, और पूंजी जो है किसमें इन्वेस्ट किया है, व्यवसाय में इन्वेस्ट किया है। तो व्यवसाय के लिए ये क्या है, दायित्व है, इसलिए तो व्यवसाय में रोकड़ आया और पूंजी में भी क्या होगा, 50,000 रुपये दिखाएगा। ठीक है, तो आपको समझना है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो पूंजी में हमने लिख दिया 50,000, यहाँ पर रोकड़ संपत्ति के रूप में क्या आया, रोकड़ आया, इसलिए 50,000 रुपये यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। देखिए अब यहाँ पर है प्रशांत ने 10,000 रुपये का फर्नीचर लगाकर जो है फर्नीचर जो है नगद खरीदा, सॉरी, प्रशांत ने 10,000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो फर्नीचर खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, नगद, नगद मतलब रोकड़ से खरीद रहे हैं। तो हमारे पास इस व्यवहार से क्या हो रहा है, इन चीजों को समझना है हमको। तो अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास संपत्ति के रूप में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और जा क्या रहा है, नगद खरीद रहे हैं, तो हमारे रोकड़ में से पैसा जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका नया समीकरण क्या बनेगा, तो यहां पर देखिए संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी। यहां पर देखिए संपत्ति के रूप में पहले था क्या, रोकड़ था, अब और क्या जुड़ गया, फर्नीचर जुड़ गया, फर्नीचर को जोड़ दिए। ठीक है, अब हमको समझना है यहाँ पर क्या आएगा। तो हमारे पास कितना पैसा था, पहले 50,000 था, तो 50,000 में से 10,000 रुपये का हमने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया। यहाँ पर 10,000 रुपये लिख देते हैं। अब 50,000 में से 10,000 गया तो हमारे पास बचा कितना, 40,000 बचा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो रोकड़ अब कितने का बच गया, 40,000 का, फर्नीचर कितना का है, 10,000 का। अब यहाँ पर टोटल कितना होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 50,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोकड़ और फर्नीचर दोनों मिला के 50 है, यहाँ पर भी 50,000 है। ठीक, तो इस प्रकार से
तीसरा क्वेश्चन को देखिए, प्रशांत ने 5,000 रुपये का माल नगद खरीदा। अब इसमें क्या होगा हमको समझना है, अगर प्रशांत जो है 5,000 रुपये का माल खरीदता है तो हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है इसको जानना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल आ रहा है स्टॉक के रूप में, और हमारे से क्या जा रहा है, तो रोकड़ जा रहा है। कितना जा रहा है, 5,000 रुपये। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में हमने देखा था कि रोकड़ कितने का था, 40,000 रुपये का था। अब यहाँ पर देखिए पहला जो था वो हमारा क्या था, रोकड़ प्लस फर्नीचर था, फर्नीचर, और अब क्या आ गया, माल आ गया। तो माल को जोड़ दिए, बराबर यहाँ पर क्या होगा, दायित्व प्लस पूंजी। अब हमको देखना है रोकड़ कितना का था, 40,000 का था, कितना का सामान खरीद लिया और कितना का माल खरीद लिया, 5,000 का। तो इसको 5,000 को इसमें माइनस करो, कितना बचेगा, 35,000। यहाँ पर हो गया 35,000। फर्नीचर कितना का था पहले से, अभी और खरीदे हैं क्या फर्नीचर, नहीं खरीदे हैं, इसलिए जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ पर वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर माल है वो क्या हो गया, 5,000 का आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पूंजी में क्या कर देना है, 50,000 ही रखना है, क्योंकि पूंजी तो उतनी ही है, 50,000 लगाया था, उसमें से पहले 10,000 का क्या खरीदा, फर्नीचर खरीद लिया, दोबारा क्या खरीद लिया, माल खरीद लिया 5,000। तो 15,000 रुपये का उसका रोकड़ चला गया, तो बचा कितना रोकड़ है, 35,000 बचा है। तो यहाँ पर भी पूंजी कितनी होगी, 50,000 ही होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए प्रशांत ने 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा। अब इस व्यवहार में क्या हो रहा है हमको समझना है कि प्रशांत ने माल खरीदा है, लेकिन किस प्रकार से खरीदा है, उधार में खरीदा है। उधार में खरीदा है मतलब हमको पैसा देना नहीं पड़ा। तो हमारे हाथ में पहले से पैसा कितना है, रोकड़ के रूप में 35,000 है। ये पैसा खर्च हुआ क्या, उधार खरीदे तो कहाँ से खर्चा होगा, नहीं होगा। तो 35,000 रुपया हमारे पास है। यहाँ पर समीकरण को हम बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए रोकड़, रोकड़ प्लस फर्नीचर, पहले से फर्नीचर है तो फर्नीचर को जोड़ देते हैं, फिर है माल, माल ही अभी भी माल खरीदे हैं। तो हमको देखना है, ये देखिए, और जो है यहां पर लिख देंगे दायित्व प्लस पूंजी। तो दायित्व प्लस पूंजी, दायित्व इसको ऊपर में लिख देते हैं थोड़ा सा, दायित्व प्लस पूंजी। यहां पर देखिए, तो यहां पर लिख देते हैं संपत्ति, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो यहाँ पर हम हमारे पास रोकड़ कितना है, पहले से 35,000 रुपये है, हमने 35,000 लिख दिया। 10,000 रुपये का हमारे पास क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर लिख दिया। माल पहले का कितना है, 5,000 का है, अभी कितना का खरीदे, 10,000 का खरीदे। इन दोनों का जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 15,000 हो गया। ठीक है, तो 15,000 का हमारे पास अभी क्या है, माल है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको सीधा लिख देते हैं 15,000, सीधा 15,000 लिख देते हैं। और यहाँ पर देखिए उधार खरीदे हैं, उधार हम खरीदे हैं, तो मैं बताया था आपको कि जब भी माल उधार खरीदते हैं तो हम जो है किसी से खरीदे हैं तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, उसको तो पैसा देना पड़ेगा। कितना रुपया, 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो उसको हम देंगे तो हम क्या होंगे, हम देनदार होंगे, और वो क्या होगा, लेनदार होगा। तो हमको किसको देना है, तो हमसे जो लेगा उसको देना है, मतलब लेनदार को देना है। तो यहाँ पर दायित्व में क्या आ गया, हमारे दायित्व में आ जाएगा लेनदार। यहाँ पर लिखेंगे लेनदार, लेनदार प्लस यहाँ पर रहेगा पूंजी। तो लेनदार कितना का बढ़ गया, 10,000 रुपये का लेनदार हमारे पास बढ़ गया। और यहाँ पर जो है ये पूंजी कितना का है, 50,000 का पहले से है। ठीक है, तो 10,000 रुपये हमको उधारी है तो उसको देना पड़ेगा, इसलिए दायित्व पक्ष में 10,000 रुपये लिख दिए। और पहले से पूंजी कितना लगा है, 50,000 लगा है, तो 50,000 लिख दिए। अब देखिए इसको जोड़ करके तो 35 और यहाँ पर है 10, कितना हो गया 45, और 5 इसको जोड़ लीजिए, 50 और 10 60। यहाँ पर भी 50 और 10 60, दोनों बराबर है ना, दायित्व संपत्ति दोनों बराबर बराबर होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर समझते हैं, प्रशांत ने 5,000 रुपये की लागत का माल 7,000 रुपये में नगद बेचा। यहाँ पर शब्द क्या दिया है, नगद शब्द दिया। नगद मतलब नकदी में, रोकड़ दे करके बेचा है।
रोकड़ ले करके बेचा है। ठीक है, तो प्रशांत ने बेचा, कितने का माल बेचा? 5,000 रुपए की लागत का माल बेचा। आइए इससे हमारे समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको जानेंगे पहले। तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास एक चीज आ रहा है नगद में, रोकड़ आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है? रोकड़ आ रहा है। ठीक है, रोकड़ आ रहा है और जा क्या रहा है? रोकड़ आ रहा है और जा क्या रहा है? तो हमारे पास से क्या जा रहा है? माल जा रहा है। ठीक है, माल जा रहा है मतलब माल का क्या करेंगे? उतने रुपये का माल को हमको घटाना पड़ेगा और जितना रोकड़ आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा चीज समझते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपये की लागत का माल, लागत का मतलब होता है उसने उस जो माल है उसको कितने में खरीदा था? 5,000 में खरीदा था किसी से, और उसको बेच कितने में दिया? 7,000 में। तो यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो हमको समझना है 5,000 का माल है, 7,000 में बेचा, मतलब 2,000 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो लाभ हो रहा है तो हमारा जो रोकड़ है वो तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ पूंजी भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, पहले से हमारे पास क्या क्या है? रोकड़ है, रोकड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रोकड़ के बाद है हमारे पास फर्नीचर है। हमको पहले से जो भी चीजें हैं उसको लिख देनी है। फिर है माल। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है लेनदार, और क्या है? प्लस है पूंजी। ठीक है, हो गया। तो हमको अब समझना है, क्या समझना है? रोकड़ हमारे पास कितना है? 35,000 रुपये है, तो यहाँ पर हम 35,000 लिख देते हैं। और हमारे पास आया कितना? और तो 7,000 और आ गया। ठीक है, 7,000 और आ गया। देखिए तो 7,000 आया, मतलब टोटल हमारे पास रोकड़ कितना हो गया? 35 और 7 को जोड़ दीजिए तो 42। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है? फर्नीचर कितना का है? 10,000 का पहले से, तो 10,000 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको दोनों को क्या कर देते हैं? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना? 42, 42,000। पहले से 35,000 था, उसमें हमने जोड़ दिया कितना? 7,000 को जोड़ दिया तो हो गया कितना? 42,000 हो गया। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, हाँ, फर्नीचर का जैसा का तैसा रहेगा। माल में क्या हो रहा है? 5,000 रुपये के माल जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो 5,000 रुपये का लागत का माल को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 10,000, 15,000 में से 5,000 घटेगा तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा ना। तो ये 10,000 को कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर 10,000 रुपये को लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लेनदार, तो लेनदार में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उधार नहीं खरीदा है न उधार बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना का लेनदार है उसको लिख देते हैं, 10,000 का है। ठीक, उसके बाद पूंजी, पूंजी कितने का है? 50,000 का है। देखिए हमको अगर लाभ होता है, एक ट्रिक को समझ जाइए, ये लाभ होगा तो हमारे पूंजी में क्या होगा? जो पूंजी है उसमें वह प्लस होगा, जोड़ेगा। ठीक है, जितना का लाभ होगा वो पूंजी में जोड़ेगा, अगर हानि होगी तो वो क्या होगा? घटेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 7,000 का जो सामान है, 7,000 का मतलब 5,000 का सामान कितने में बेचे? 7,000 में बेचे, मतलब कितना का लाभ हो गया हमारे को? 2,000 का। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। 50,000 का पूंजी है पहले, इसमें 2,000 रुपये और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब टोटल कितना लिखेंगे? 52,000 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 52,000 हो गया। लेनदार कितना का हो गया? 10,000 है। लेनदार कितना का है? 10,000, तो 10,000 पहले से है। यहाँ पर ये टोटल 7,000 को जोड़ दिए रोकड़, तो यहाँ पर इस टोटल को देखिए और यहाँ को जोड़ के देखिए तो दोनों बराबर आएगा। देखिए 40, 10 50, 10 60 और 2 62। यहाँ पर भी 50, 10 60 और 2 62, तो दोनों क्या हो गया? बराबर। हमारा जो है कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, तो यहाँ पर देखिए संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अब समीकरण को पहले से लेकर अभी तक जितना पढ़े हैं उसको एक बार कैसे बनाना है उसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं। तो देखते जाइए कैसे बनाना है। तो पहला जो क्वेश्चन था वह है कि माना कि प्रशांत ने 50,000 रुपये नगद लगाकर व्यवसाय आरंभ किया।
तो प्रशांत ने नगद लगाकर यहाँ पर लिख दीजिए संपत्ति बराबर क्या होता है, दायित्व। इसको थोड़ा दूर में रखेंगे क्योंकि दायित्व प्लस होता है पूंजी। पहला जो लिखा है वो लिखा है कि व्यवसाय जो है प्रारंभ किया प्रशांत ने 50,000 लगाकर। तो व्यवसाय किसके रूप में प्रारंभ किया, तो पहला जो समीकरण है वो हो जाएगा रोकड़ के रूप में, तो रोकड़ यहाँ पर आएगा। अब बराबर यहाँ पर पूंजी है, तो ये 50,000 यहाँ पर है, पूंजी ही लिख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 50,000 रुपये, ये पहला समीकरण हो गया। अब बराबर 50,000 रुपये। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा में। दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि प्रशांत ने 10,000 रुपये का फर्नीचर नगद खरीदा। फर्नीचर नगद खरीदा है, तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ प्लस यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोकड़ 50,000 का है, इसमें से 10,000 रुपये चला गया तो कितना बचा, तो हमारे पास बच गया, सॉरी कितना हजार का फर्नीचर खरीदा है, 10,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। तो 10,000 कम हो गया तो 40,000 रुपये का हमारे पास रोकड़ बचा है, और फर्नीचर कितना का हो गया 10,000 रुपये का आ गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा 50,000। ठीक है, तीसरा जो समीकरण है वो देखते हैं। वो बोलता है कि प्रशांत ने 5,000 रुपये का माल जो है नगद खरीदा। 5,000 रुपये का माल नगद खरीदा, तो हमारे पास ये 5,000 फिर इसमें से घट जाएगा। तो तीसरा समीकरण जो बनेगा रोकड़ प्लस फर्नीचर प्लस क्या हो जाएगा माल भी आ गया, तो यहाँ पर पूंजी का पूंजी ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 5,000 रुपये और माइनस कर दिया तो 35,000 हो गया। फर्नीचर कितना का हो गया 10,000 रुपये का हो गया, और यहाँ पर 5,000 रुपये का क्या बन गया, माल बन गया। अब यहाँ पर टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, ये 50,000 रुपये ही होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चौथा जो है वो है प्रशांत ने 10,000 रुपये का माल उधार खरीदा। यहाँ पर 10,000 रुपये का माल क्या हो रहा है, उधार खरीद रहे हैं। तो चौथा समीकरण में क्या होगा, हमारे पास रोकड़ जितना उतना ही रहेगा क्योंकि उधार है इसलिए। तो यहाँ पर फर्नीचर को लिख देते हैं, और यहाँ पर है माल में हमारा 10,000 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमारा लेनदार आ जाएगा, लेनदार, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोकड़ जो है हमारा 35,000 है, तो 35,000 ही रहेगा। यहाँ पर फर्नीचर कितना का हो जाएगा 10,000 रुपये का हो जाएगा। माल जो है 5,000 का था, 10,000 का और उधार खरीदे हैं तो कितना हो गया, टोटल 15,000 का हो गया। और यहाँ पर 10,000 रुपये का क्या हो जाएगा, लेनदार, और पूंजी कितने की रहेगी, जितना पूंजी लगा है उतना ही रहेगा। तो 50,000 की पूंजी लगी है तो उतना ही रहा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा में। प्रशांत ने 5,000 रुपये लागत का माल 7,000 रुपये में नगद बेचा। अब देखिए 5,000 रुपये का लागत का माल है, उसको कितने में बेचा, 7,000 में, पांचवा समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए रोकड़ प्लस फर्नीचर प्लस क्या हो गया, माल हो गया, माल है ना। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे लेनदार प्लस पूंजी। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है आपको। देखिए अभी क्या हो रहा है, हमको 5,000 रुपये की लागत का माल को कितने में बेचे, 7,000 में, तो हमको 2,000 रुपये का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो 2,000 रुपये हमारा फायदा होता है, तो हम उसको किस में ऐड करते हैं, दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़ देते हैं। तो हमारे पास पूंजी कितने का है, 50,000 का है, 2,000 उसमें और जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, माल को बेचे हैं 5,000 की लागत का माल को 7,000 में बेचे हैं, तो हमारे पास 7,000 रुपये क्या आया, रोकड़ आया। पहले से कितना था हमारे पास 35,000 था, और 7,000 क्या आया, रोकड़ हमारे पास आया। तो टोटल कितना हो गया, 35 और 7 को जोड़ोगे तो 42,000 रुपये। यहाँ पर 42,000 लिख दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखने का भी जरूरत नहीं, और चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये 42,000 का रोकड़ हो गया। फर्नीचर पहले से था 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर 10,000 लिख दिए। अब माल जो है, माल हमारे पास कितना का है, 15,000 का है, और आपने कितने की लागत का माल बेच दिया, 5,000 रुपये की लागत का माल बेच दिया। यहाँ पे से 5,000 अगर कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 10,000 रुपये की लागत का माल बचा है। ठीक है, 10,000 रुपये का लागत का जो माल है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, 7,000 में बेचा इसलिए रोकड़ आया 7,000। यहाँ पर माल में से 7,000 कम नहीं करेंगे, क्यों,
क्योंकि वहां पर बोला गया है कि आप हमने जो है 5,000 रुपए की लागत का माल, तो ये तो हमने जो 15,000 का जो माल खरीदा है वो हमारे लागत का माल है ना, तो उसमें से लागत का मूल्य ही घटाएंगे हम। तो 15,000 में से 5,000 क्या हो गया, घट गया, तो बचा कितना, 10,000 रुपया। क्लियर। उसके बाद यहां पर लेनदार में क्या होगा, तो लेनदार हमारा जैसा का वैसा ही रहेगा, 10,000। ठीक है। अब 10,000 के पश्चात यहाँ पर देखिए पूंजी हमारा कितना था, 50,000 का था, उसमें क्या जोड़ देंगे, तो 2,000 और जोड़ देंगे लाभ को, तो कितना का हो गया, 52,000 हो गया। तो आपको जो है इस प्रकार से समीकरण को बनाना है। यहाँ पर देखिए रोकड़ बराबर पूंजी, और यहाँ पर टोटल लिख दिए थे। यहाँ पे देखिए रोकड़ में से क्या खरीदे, फर्नीचर, तो 10,000 घटा तो 40,000 और 10,000 हो गया। और यहाँ पर फिर माल खरीदे तो यहाँ पे से 5,000 रुपये नगद है, इसलिए 5,000 यहाँ आ गया और यहाँ 5,000 कम हो गया। तो आप जो है इस प्रकार से समीकरण को हल कर सकते हैं। मैंने इधर नहीं लिखा है, आप इधर भी इस प्रकार से सभी में क्वेश्चन में लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आप उदाहरण से और देख सकते हैं, उदाहरण में पूरा क्लियर दिया है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। आपको आशा करता हूं कि ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को अवश्य लिखें। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं पूरा करूंगा। ठीक है। अगर आपको मेरा यह वीडियो जो है अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो है कक्षा 11वीं के जितने भी चैप्टर हैं उन सारे का मैं वीडियो बना करके जो है यूट्यूब पर अपलोड करने वाला हूं। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी मैं वीडियो बनाकर डालूंगा यूट्यूब पे तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप जो है अपने जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को जो भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। धन्यवाद।